नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी चर्चा है वह विदेशी आक्रमण पर है। विदेशी आक्रमण प्राचीन भारत में या 6ठी सदी ईसा पूर्व में या महाजनपद काल के दौरान भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था और जो पहला आक्रमण था वह ईरानियों द्वारा हुआ था। ठीक, लोगों को यह पता होता है कि विदेशी जो आक्रमण हुआ था प्राचीन भारत में वह यूनानियों का हुआ था। ऐसा नहीं है। पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वह ईरान के द्वारा हुआ था। ठीक, ईरानी लोग यहाँ आए। चलिए उसी संदर्भ में हम बाकी बातें करते हैं थोड़ा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, प्राचीन भारत में या 6ठी सदी ईसा पूर्व में या महाजनपद काल में विदेशी आक्रमण। ठीक, विदेशी आक्रमण की हमारी चर्चा होगी आज। देखिए क्या है ना कि 6ठी सदी ईसा पूर्व या महाजनपद काल के दौरान पश्चिमोत्तर क्षेत्र, यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र का मतलब जो अभी अफगानिस्तान वाला इलाका है, पश्चिमोत्तर अभी का नहीं, ये पहले की बात कर रहे हैं। पश्चिमोत्तर भारत में राजनीतिक अव्यवस्था थी। पश्चिमोत्तर भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में राजनीतिक अव्यवस्था थी। एकता नहीं था, छोटे छोटे वहाँ पे राज्य थे। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं ये जो क्लास बार बार मैं दोहराऊंगी क्योंकि आपको समझ में आ जाए। आपको बिल्कुल नहीं पता है ना इसके बारे में? पता नहीं कि मतलब अच्छा पता है, तो आप ठीक से नहीं जानते तो आप जान जाएंगे आज, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे तो। आप लोग भी ध्यान से समझिए। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग भाई पढ़े होंगे, विद्वान आप लोग भी हैं। बस एक मैं भी उन्हीं पुस्तकों से चीज़ें पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई मेरा अपना है जो मुझसे बहुत दूर है, उसी के लिए यह क्लास चल रही है और इस चीज़ का आप में से बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी देखते हैं और अच्छा लगता है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का। अब ये कोर्स मैं कराऊंगी ही पूरा। आप देख रहे हैं कि यह जो फॉर्म था ये निरस्त कर दिया गया है। ठीक, और जब भी आएगा आप अपनी तैयारी रखे रहिए, पूरी तैयारी करते रहिए। जो पिछली अभी तक हमने पढ़ा दिया है ना, उसको एक एक लाइन आप लोगों को याद करना है। ठीक, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये एकदम पूरा पूरा। मेरी क्लास 1-2 दिन का अंतराल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लास नहीं कराऊंगी, मैं पूरा कराऊंगी। बेटा सोचिए, मेरे पास भी अपना परिवार है, मेरा भी काम है, तो समय कभी कभी नहीं मिल पाता या कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ तो क्लास नहीं ले पाती हूँ। इस चक्कर में भी थोड़ा देर हो जाती है, लेकिन मैं पूरा क्लास कराऊंगी। और 1-2 लोग कहते हैं कि फरवरी तक या मार्च तक ही करवा दीजिए। नहीं हो पाएगा बेटा हमसे। ठीक, क्योंकि ये इतिहास है, बहुत बड़ा है। ठीक, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ना, उस तरीके से बहुत कम लोग पढ़ाएंगे। आप अगर कहीं पढ़े भी होंगे ना, तो कोई फीस लेकर के 5 से 10 हज़ार रुपया लेगा, तभी इस तरीके की बातें बताएगा वह, नहीं तो नहीं बताएगा। फ्री में जो क्लासें मिलती हैं यूट्यूब पर, मैंने भी एक दिन देखा कि कौन कौन क्या क्या लोग पढ़ाते हैं, तो देखा कि लोग 1-लाइनर टाइप का पढ़ाते हैं और 1-1, 2-2 क्लासों में सबका निपट गया है। और मैं यहाँ तो एक चीज़ पर 10
से कम मेरी क्लास कोई नहीं हो रही है ना। तो मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही हूँ और फिर एक बार बताती हूँ कि कोई मेरा अपना है उसके लिए बना, तो उसको मैं एक प्रकार से सिखा रही हूँ इतिहास को, ठीक, कि वह समझ जाए। बाकी उसका अपना जीवन, भाई मेरा काम है सिर्फ बताना। और एक और मज़े की बात बताऊं कि कोई और है जो वो भी हमारे सगे संबंधियों में ही आते हैं, उन्होंने मेरे इस वीडियो को खूब देखा और काफ़ी दिनों तक देखा। उन्हें लगा कि अब ये बहुत देर तक पढ़ाती रहेंगी, कुछ काम तो आएगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, किसी संस्थान में एडमिशन ले लिया और कुल मिलाकर के पैसे भी उनके खर्च हुए और यही चीज़ें बताई जा रही हैं और बल्कि इससे कम बताई जाती हैं। तो अब वो बड़े पछताते हैं कि आप ज़्यादा अच्छा बताती हैं। तो मुझे तो बहुत हंसी आई कि उनको मेरे ऊपर शायद विश्वास नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग मेरे ऊपर विश्वास बनाए हैं। मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी विश्वास को, मैं करूंगी, इसे क्लास पूरा कराऊंगी। देखिए बहुत बड़ा है ना इतिहास। आप लोग जब अपने कॉलेज के टाइम में रहे होंगे, देखे होंगे कि एक साल में इतिहास तीनों नहीं पढ़ाई जाती है ना। एक कभी प्राचीन वाले पार्ट पढ़ाए जाते हैं तो कभी मध्य वाले, कभी आधुनिक वाले। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इतना जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ मैं 4-5 महीने में ख़त्म कर दूँगी। हाँ, जून तक मैं कोशिश करूँगी कि ख़त्म हो जाए। ये बहुत बड़ा है क्योंकि एक बार मैं सोच रही हूँ ना कि जो भी इसे पढ़ रहा हो वह अच्छे तरीके से समझ ले, ताकि उसको दोबारा किसी से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। मेरा समझाने का प्रयास है और बाकी आप समझेंगे उतना ही जितना आप समझना चाहते हैं, ठीक। बाकी भाई कोई बुरा नहीं मानेगा। देखिए यही है, मैं हूँ चाहे कोई भी दुनिया में समझता उतना ही है जितने तरीके से वो समझना चाहता है। मैं अपने तरीके से अच्छा देने का प्रयास कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी पढ़े वह उसको दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत न पड़े इतिहास को लेकर के। और ये सारे नोट्स आप रखे रहिएगा। मैं बता रही हूँ ना, भारत के किसी भी राज्य में आप अगर इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाएंगे, जो आप परीक्षा देंगे किसी भी तरीके का, आप मेरे नोट्स को पढ़ेंगे और आपको मिल जाएगा, ठीक। इस तरीके से मैं बना रही हूँ। और जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी करें वो भी कुछ देखेंगे तो उनके भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि और गहराई में जाना पड़ता है यूजीसी नेट के लिए, तो ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि 4-5 मिनट तो हमने ऐसे ही निकाल लिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व महाजनपद काल। 6ठी सदी ईसा पूर्व महाजनपद काल के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में राजनीतिक अव्यवस्था थी। अव्यवस्था का मतलब कि एक सूत्र में नहीं बंधे थे, सब संघर्षरत थे, एक लड़ते झगड़ते रहते थे और किसी एक सार्वभौमिक शक्ति के न होने के कारण, किसी एक सार्वभौमिक शक्ति न होने के कारण इस क्षेत्र में राजनैतिक एकता का अभाव था, ठीक। कोई भी एक बड़ी शक्ति नहीं थी कि इनको मिला सके, एक सूत्र में बांध सके, ठीक। एक दूसरे से लड़ते रहते थे, संघर्षरत रहते थे, छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ते रहते थे। पश्चिमोत्तर मतलब भारत का जो पश्चिमोत्तर इलाका है उसकी बात कर रही हूँ। आज तो भाई कौन सा इलाका है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कौन सा इलाका था वो, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, अनेक छोटे छोटे राज्य थे यानी क्षेत्र थे जो आपस में संघर्षरत थे। कोई भी एक ऐसी सार्वभौमिक स्थिति शक्ति नहीं थी जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में संघर्षरत अनेक छोटे छोटे राज्यों को आपस में एक सूत्र में बांध सके,
ठीक, या बार बार लाइन दोहरा रही हूँ आपको समझ में आ जाए। इसी का लाभ उठाकर, छोटे छोटे राज्य थे, इसी का लाभ उठा करके हखामनी वंश के, ईरान के हखामनी वंश ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ठीक, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और पहली बार आक्रमण हुआ था ये विदेशी आक्रमण। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कुछ लिखते रहते हैं। यहाँ हम विदेशी आक्रमण की बात कर रहे हैं ना। देखिए विदेशी आक्रमण, चलिए रहने दीजिए। ये जो विदेशी आक्रमण है, हमने आपको अभी बताया कि विदेशी आक्रमण जो होता है, पहली बार भारत में विदेशी आक्रमण कब होता है, कब होता है नहीं, कौन करता है। ठीक, ईरानी करते हैं। ठीक, ईरानी, ये पहली बार। ठीक, और दूसरा जो आक्रमण होता है, दूसरा विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण की हम बात कर रहे हैं। आक्रमण कौन करता है, यूनानी। ठीक, यूनानी, ठीक है ना। और ये यूनानी सिकंदर के नेतृत्व में होता है ना, सिकंदर के नेतृत्व में। ठीक, तो आज हमारी चर्चा इस पर नहीं होगी। सिकंदर, पहला जो आक्रमण होता है वह ईरानियों का होता है। ठीक, पहला आक्रमण किसका होता है, ईरानियों द्वारा होता है। और जो वंश था वह कौन वंश था, हखामनी वंश। ठीक, हखामनी, ये हखामनी वंश, हखामनी वंश द्वारा होता है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, आ रहा है बेटा। अरे भाई फिर से देखो, ये विदेशी आक्रमण की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसे यहीं रहने दो, आप समझो। ठीक है ना। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा होता है, आक्रमण हखामनी वंश के द्वारा होता है। हखामनी वंश के द्वारा, ठीक, द्वारा होता है। और ये हखामनी कहाँ का रहने वाला था, कहाँ था, ईरान। कहाँ का, ईरान। ठीक, ईरान। इस ईरान को फारस भी कहा जाता है। ईरान को क्या कहा जाता है, फारस। और इसे ही पर्सिया भी कहते हैं, पर्सिया, पर्सिया भी कहते हैं। और ये आक्रमण कब हुआ था, आक्रमण ये कब हुआ था, कब हुआ, ठीक, कब हुआ, 6ठी सदी में आया था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। यह बात इतना समझ में आई। इस तरीके से कई बातें मैं दोहरा रही हूँ, सिर्फ आप समझिए। ठीक है ना, अभी लिखे नहीं। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया है यह बात। चलिए अब दूसरे तरीके से समझाने। अब ये जो है देखिए, यहाँ पर जब आक्रमण होता है ना, इसके लगभग 200 साल बाद ये सिकंदर, कितने साल बाद, 200 साल बाद, लगभग 200 साल बाद सिकंदर आक्रमण करता है भारत पे, ईरानी आक्रमण के 200 साल बाद। ठीक है, तो ये आप यहीं छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसको। ठीक है ना, इसको इतना भूल जाइए। हम यहाँ ईरानी की बात करेंगे। तो आपको अब दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, थोड़ा सा समझिए। अब दूसरे तरीके से समझा रही हूँ, आपको शायद समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक, तो आप समझ जाएंगे, है ना।
नक्शे बना के बताना थोड़ा अच्छा लगता है, और लेकिन समस्या है ना कि नक्शा ही ठीक से बनता नहीं। हाँ, नक्शे बना के बताना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भारत का नक्शा ही नहीं सही बनता। अब क्या करें, टेढ़ा मेढ़ा बनता है बहुत बार। अच्छा, एक समय था ना कि मुझे भारत का नक्शा हूबहू बनाने आता था। समय के साथ ना चीज़ें बदल इसलिए जाती। अब तो मैं राइटिंग भी अच्छी ना होती, बोर्ड पर लिखो किचिर पिचिर कर देती हूँ मैं। पहले तो अच्छी थी ना, तो समय के साथ बदल जाती, जल्दबाजी में। ठीक, देखिए अब हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये भारत है ना, सही बन रहा है। ये हम भारत की बात कर रहे हैं, ये हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो जो इधर वाला इलाका है, इधर वाला, ठीक, इधर वाला जो इलाका है भाई, ये वाला, यह क्या है, यही पश्चिमोत्तर भारत है। ठीक, ये पश्चिमोत्तर भारत है, ठीक है ना। अब आपका जो मगध था, मगध, यहाँ पर अभी तक हमने 6वीं सदी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष बात किया था। तो मगध ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, सब चीज़ें हमने देखा कि कौन कौन राजवंश मगध पर आया, ठीक है। तो ये जो मगध है, मगध क्या किया, यहाँ 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 चीज़ें, तो ये इधर में ही रह गया भाई, यहाँ यहाँ चीज़ें रह गया। अब इस तरफ ये इधर इधर का इलाका जीतते और हराते इतना लंबा समय बीत गया इन लोगों के, इधर वाले इलाके में इनका जो है नज़र नहीं पड़ी, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मगध पर शासक बदल जाते थे। एक शासक जब योग्य होता है ना, तो यहाँ वहाँ का जीता, उसके बाद भाई उसका समय ख़त्म, उसका लड़का आ गया, उसके लड़के ने कुछ काम किए, पता चला कि बाकी उत्तराधिकारी अयोग्य निकले, फिर दूसरा राजवंश आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर 3-4 राजवंश आ जाते हैं, और इधर वाले इलाके में इनकी नज़र ठीक से नहीं पड़ती है। तो क्या होता है यहाँ पर, सिर्फ हम इधर की बात करते हैं। ये क्या है, यह क्या है, इसकी ये जो हम बनाए हैं, ये गोला नहीं है, ये तो गोला नहीं बन पाया, ठीक। ये क्या है, ये है पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर, ये पश्चिमोत्तर भारत है, ठीक। और यहाँ पर छोटे 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 ये सब क्या थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे, और आपस में ये सब संघर्षरत थे, ठीक। आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, जीत हार हो रही है आपस में। अब इधर है ईरान, ठीक। ईरान क्या करता है, इसका लाभ उठाता है, क्योंकि यहाँ वाले तो इधर में ही मस्त थे और ये खाली पड़ा था मैदान। तो इधर ईरान यहाँ से इसका लाभ उठाते हुए इस इलाके पर आक्रमण करता है, हखामनी वंश, ठीक। हखामनी वंश द्वारा आक्रमण करता है। हालांकि जो पहला आक्रमण था वह असफल हो गया था, उसके बाद तो सफल हुए, ठीक। तो आप थोड़ा समझते रहिए ठीक से। यहाँ पर ये जो है भाई क्या है, बना दें क्या चित्र, नहीं कुछ नहीं बनाएंगे। यहाँ पर क्या थे, छोटे छोटे अनेक राज्य या क्षेत्र थे, ठीक। और क्षेत्र कैसे थे भाई, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी ना, यहाँ पर राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक प्रकार के राज्य थे। और ये क्या कर रहे थे, राज्य तो थे, कहीं पर इस छोटे छोटे राज्यों में कहीं पर गणतंत्रात्मक राज्य था, शासन चल रहा था, कहीं पर राजतंत्रात्मक, तो कहीं पे गणतंत्रात्मक, ठीक। ये छोटे छोटे राज्य थे, और ये क्या कर रहे थे, ये आपस में
संघर्षरत थे, संघर्षरत। ईरान ने लाभ उठाने का इसका प्रयास किया। फिर क्या, जब संघर्षरत थे तो क्या किया, ईरान ने लाभ उठाने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक, क्या यह बात आपको समझ में आई बेटा? आई कि नहीं आई बताइए? आपको बात समझ में आई है? ऐसा, ये उत्तर भारत है इधर वाला, मगध तो सबको मिला ही रहा था। फिर भी यहाँ वाले इलाके में भी अनेक छोटे छोटे राज्य थे, ठीक, सारे के सारे नहीं मिल पाए थे। अब समझ में आ रहा? आप चाहे तो ऐसा चित्र बना सकते हैं। ठीक, हो गया होगा भाई, है ना? चलिए, समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, फिर से देख लीजिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप कुछ बातें लिख लीजिए, मैं बता ही दे रही हूँ, पहले कुछ लिख लीजिए। अच्छा, समझाती हूँ मैं पहले, ठीक है ना, नहीं तो आप ना भुलवा देंगे मुझे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी, यहाँ पर फिर से मैं आपको फिर से वापस समझा दे रही हूँ, ठीक है ना। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? ईरान, किसके द्वारा हुआ था? हखामनी वंश द्वारा हुआ था, हखामनी वंश द्वारा हुआ। ठीक, और ये हखामनी लोग रहने वाले कहाँ के थे? ईरान के थे, ईरान या फारस, ठीक, या पर्सिया के थे। ठीक, और ये आक्रमण कब होता है? आक्रमण कब होता है इनका आक्रमण? छठी सदी में, छठी सदी ईसा पूर्व। ठीक, छठी सदी ईसा पूर्व में होता है, यह बात पहले भी बताया था हमने। ठीक है, तो पहले तो कुछ लाइन आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ, उसके बाद आगे सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे? विदेशी आक्रमण ईरान लिख दीजिए। 2-3 लाइन बोल दे रही हूँ, वो लिखने के बाद ही मैं बाकी बात बता देती हूँ, ठीक है ना। लिखिए, छठी सदी ईसा पूर्व या महाजनपद काल के दौरान, छठी सदी ईसा पूर्व या महाजनपद काल के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में राजनीतिक अव्यवस्था थी और किसी भी एक सार्वभौमिक शक्ति के न होने की वजह से इस क्षेत्र में राजनीतिक एकता का अभाव था। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में संघर्षरत थे। ठीक, कोई भी एक ऐसी सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में संघर्षरत अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों राज्यों को एक सूत्र में बांध सके। ये आपके लिए लिखवा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ताकि भूमिका एक रहेगी ना तो अच्छे समझ में आ जाएंगे।
इसी का लाभ उठाकर ईरान के हखामनी वंश द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर पहली बार आक्रमण हुआ। ईरान के हखामनी वंश द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर पहली बार आक्रमण हुआ। तो अब यहाँ से मैं लिखवा रही हूँ, ये चीज़ें आप लोग लिख लिया होगा ना, हो गया। अब हेडलाइन डाल दीजिए हखामनी वंश, ठीक, हखामनी वंश। नहीं बोलूँगी नहीं, लिखवा दे रही हूँ, ठीक है भाई। यूट्यूब के लोग आप लोग लिख लिए होंगे ना। हेडलाइन डाल दीजिएगा हखामनी वंश डालिए। मैं यहाँ पर लिखवाती भी रहूँगी और समझाती भी रहूँगी, और साथ साथ मेरे आप लोग लिखिएगा। मैं ऐसे ही पॉइंट देके ऐसे लिखूँगी, और आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में लाइन में लिखेंगे, ठीक है ना। आपके लिए भी यही आदेश है, ठीक। मैं जानबूझ करके ये पॉइंट में इस तरीके से लिखती हूँ, ताकि जब टुकड़ों में बांटने से बातें जल्दी समझ में आती। लाइन से क्या होता है ना, जहाँ पर लाइन की बात होती है ना, मैं लाइन खुद लिखती हूँ बेटा, है ना। लाइन से सिर्फ रटा जाता है, यहाँ पर एक अलग से समझ पैदा होती है। अगर मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ तो कुछ समझ के पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ो ऐसे ही, इसका फल आपको बाद में मिलेगा, फिर बाद में आप मुझे बताना, हाँ। चलिए, हखामनी वंश, जो ईरान वंश का जो ईरान का जो आक्रमण हुआ था, वह पहला वंश कौन सा था भाई, हखामनी वंश द्वारा ही आक्रमण हुआ था भारत पर, ठीक, 6वीं सदी ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप लोग साथ साथ लिखिए। हखामनी वंश की स्थापना, हखामनी वंश, ठीक, हखामनी वंश की स्थापना किसने किया था, हखामनी के द्वारा। हखामनी वंश की स्थापना हखामनीश के द्वारा हुआ था। एक हखामनीश नाम का व्यक्ति था, उसी ने इसकी स्थापना किया था। हखामनीश के द्वारा हुआ था, ठीक। इसकी राजधानी भाई, इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी पर्सिपोलिस थी, पर्सिपोलिस थी, लिख दीजिए। हखामनी राजवंश की जो स्थापना किया था, उसका नाम था हखामनीश, ठीक। और इस राजवंश की जो राजधानी थी, इस शासक की जो राजधानी थी, वह कहाँ थी, पर्सिपोलिस थी, ठीक। हखामनी वंश का दूसरा राजा, हखामनी वंश का जो दूसरा राजा था, भाई पहला राजा तो ये हो गया क्योंकि इसने स्थापना किया, ठीक, ये पहले राजे की बात है, हखामनीश की बात है। अब हखामनी वंश का दूसरा राजा, ठीक, दूसरे राजा की हम बात कर रहे हैं, हखामनी वंश के दूसरे राजा की। इस वंश का दूसरा राजा, इस वंश मतलब हखामनी वंश, ठीक, इस वंश का दूसरा राजा, भाई बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रही हूँ। विजय यादव जी ही बार बार कहते हैं ये बड़ा लिखूँ। देखिए, लिखने के चक्कर में मैं वैसे ही पूरे बोर्ड ही भर जाएगी एक ही दो तथ्य में, ठीक। हखामनी वंश का दूसरा राजा कौन था, कुरुश था, कुरुश। और इसी कुरुश को साइरस भी कहते हैं, साइरस, कुरुश
साइरस था। ये जो कुरूस है ये हमारे भारतीय ग्रंथों में है, हमारे देश में इसको कुरूस कहा जाता है, किसको? साइरस को। लेकिन इसके ईरान में इसको साइरस कहा जाता है, जो दूसरा राजा है हखामनी वंश का। ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुरूस। कुरूस जो है इसका नाम कहाँ था भाई? भारत में नाम है, लेकिन ईरान में इसको साइरस कहा जाता था। कुरूस ऑब्लिक साइरस का शासन कब तक था? इसका भाई शासन कब तक था? ये कुरूस या साइरस का शासन कब तक था? कब तक था? यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा? ठीक, 558 ईसा पूर्व से 530, यही लिख देती हूँ। ठीक, 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व। ठीक, आप लोग लाइन में लिखते रहिए। साइरस ने सर्वप्रथम भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। जो हखामनी वंश का जो शासक थे, ये तो हखामनी ने स्थापना किया था इस वंश का, और जो भारत पर जो आक्रमण किया था इसी साइरस ने किया था। ठीक, साइरस ने या क्या नाम है? कुरूस ने। ठीक, साइरस ने ही भारत पर या भारतीय क्षेत्र पर लिखे, भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? ये जो साइरस है भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्र पर। और वह जो स्थान था क्या नाम था? कहाँ पर आक्रमण किया था? कहाँ पर आक्रमण किया था भाई? गांधार। ठीक, गांधार या कपिसा पर आक्रमण किया था। और यहाँ पे अफगानिस्तान वाला ये क्षेत्र है, ठीक है ना? अफगानिस्तान का ये क्षेत्र है भाई। ठीक, आप लिख सकते हैं। किंतु किया था, करने का प्रयास किया था, आक्रमण करने का प्रयास किया, आक्रमण करने का प्रयास किया था। ठीक, किंतु असफल रहा। ठीक, अब थोड़ा समझिए इसको। हमने आपको यहाँ बताया कि हखामनी वंश की बात कर रही हूँ। ईरान का जो एक राजवंश है हखामनी वंश की स्थापना किसने किया था? हखामनीस ने किया था। ठीक, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पर्सिपोलिस थी। और इस वंश का जो दूसरा राजा था वह कौन था? कुरूस या साइरस था। ठीक, भारत में कुरूस कहते हैं, ईरान में इसको साइरस। ठीक, कुरूस इराइरस का शासन कब तक था? 558 से 530। और ये जो साइरस ने ही भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक, कहाँ पर? पहली बार आक्रमण प्रथम था। ठीक, कहाँ पर आक्रमण किया था? गांधार, कपिसा पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन यह असफल रहा। इसको सफलता नहीं मिली, मतलब जीत नहीं पाया। यहाँ पर ये वापस गया अपने देश। ठीक, और ये किस वाले इलाके पे? अफगानिस्तान वाले पे। ठीक ना? यह बात समझ में आ रही बेटा आपको? भाई चलिए भाई, जो स्क्रीनशॉट खींचने वाले हो खींच लें।
भाई इसने आक्रमण किया है पहली बार, लेकिन ये असफल है, ठीक है ना। तो सफल वाला पहली बार कौन किया था, अभी बता रही हूँ, थोड़ा सा रुके रहिए। आप तो जल्दीबाजी में हो जाते हैं। काहे जल्दीबाजी में हो जा रहे हैं, जब मैं नहीं जल्दी में हूँ तो। चलिए, हखामनी वंश का जो तीसरा राजा कौन था, हखामनी वंश का, हखामनी वंश का तीसरा राजा कौन था। इस तीसरे राजा का जो नाम है ना, डेरियस प्रथम, इसे डेरियस प्रथम कहते हैं और दारा प्रथम भी कहते हैं। दारा प्रथम या दारा यवहु, ठीक, दारा यवहु नाम से जानते हैं, ठीक। ये जो दारा नाम है, दारा, ये हमारे भारतीय ग्रंथों में है, ठीक, भारतीय ग्रंथों में है। दारा नाम जो मिलता है हमारे भारतीय ग्रंथ यानी भारतीय साहित्य में दारा नाम मिलता है, जो ईरानी, जो तीसरा राजवंश था हखामनी का, ठीक। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने कुल 3 दारा प्रथम के कुल 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दारा प्रथम के कुल 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक। यहाँ पर हमने नाम से, इसका मतलब आप समझ जाएंगे, ठीक। यहाँ पर लिखवा रही हूँ, यहीं पे सिर्फ दारा ही लिख रही हूँ, ठीक है ना। दारा प्रथम या डेरियस के कुल 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब ये अभिलेख जो हैं, यह तीनों की मैं यहाँ चर्चा कर रही हूँ। लगता है इसकी स्याही खत्म हो गई, रुकिए। ठीक, इन तीनों अभिलेखों की बात, ये जो दारा की बात करें, दारा या डेरियस के कुल 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वह 3 अभिलेख कौन कौन हैं, ठीक। ये जो पहला अभिलेख है इसका नाम है बेहिस्तून अभिलेख, ठीक, अभिलेख। ये एक दूसरा अभिलेख था, इसका नाम है पर्सिपोलिस अभिलेख, पर्सिपोलिस, ठीक। अब अभिलेख आप समझ जाइएंगे, ठीक है ना। यहाँ अभिलेख है, मतलब ये भी अभिलेख है, ठीक। नक्श ए रुस्तम अभिलेख, ये जो तीसरा अभिलेख है, हो जाएगा कि नहीं भाई, नक्श बड़ा सा रहेगा, नक्श ए रुस्तम अभिलेख की बात हो रही ना। अभिलेख, यहाँ अभिलेख लिखे देती हूँ, अभिलेख, ठीक। ये जो पर्सिपोलिस और नक्श ए रुस्तम अभिलेख है, इन 2 अभिलेखों में ही भारतीय क्षेत्र, इन 2 अभिलेखों से पता चलता है कि इस दारा प्रथम या डेरियस प्रथम या दारा यवहु ने भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, ठीक। तो जो पहले जो था उसने असफल आक्रमण किया था, लेकिन इसकी आक्रमण सफल होती है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ, ठीक। इन 2 अभिलेखों से, इन 2 अभिलेखों से पता चलता है कि इसने मतलब
दारा, इसने मतलब दारा प्रथम या डेरियस ने, इसने भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, भाई आक्रमण जब किया तो कहाँ किया था इसने, ठीक, पंजाब और सिंध को जीता था। आक्रमण किया तो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, ठीक, लेकिन इसने जीता भी है, ठीक। कहाँ, पंजाब और सिंध को जीत लिया। इसने जब आक्रमण किया तो पंजाब एंड सिंध को जीत लिया, ठीक, जीत लिया था, ठीक है ना, जीत लिया था इसने। कब जीता था, 516 ईसा पूर्व में। कब जीता, 516 ईसा पूर्व में, ठीक। अब थोड़ा इसे समझिए, ठीक है। यहाँ पर हमने हखावनी वंश का जो तीसरा राजा की हम बात किए हैं, ठीक। तीसरा राजा कौन था, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम को दारा प्रथम या दारा वयहू कहते हैं। और ये जो दारा प्रथम है इसे हमारे भारत में कहा जाता है, ठीक ना। और इस दारा प्रथम या डेरियस प्रथम का 3 अभिलेख प्राप्त है। 3 अभिलेख में यह पहला नाम है किसका, बेहिस्तून अभिलेख, ठीक, पर्सिपोलिस अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख। इन 2 अभिलेखों से पता चलता है कि इसने मतलब दारा प्रथम ने भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। और आक्रमण जब किया तो पंजाब सिंध क्षेत्र को इसने जीत लिया। कब, 516 ईसा पूर्व में। यह बात समझ में आई, बात समझ में आ रही ना। ये बार बार मैं दोहरा रही हूँ ना आपके लिए, ठीक, क्योंकि मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपको समझ में नहीं आए। अब जब ये पंजाब और सिंध को जो जीत लेता है तो इसका साहित्यिक साक्ष्य या विवरण हमें कहाँ से मिलता है, यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है ना। पंजाब और सिंध को जीतने का साहित्यिक साक्ष्य यहाँ लिखती हूँ, ठीक है ना। आप जब लिखेंगे तो वहाँ के बाद यहाँ वाली लाइन लिखेंगे, पंजाब तथा पंजाब और सिंध जीतने का साहित्यिक साक्ष्य हेरोडोटस के विवरण से भी प्राप्त होता है। इस दारा प्रथम ने भारतीय क्षेत्रों को, पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीता। यह इसकी पुष्टि कौन कर रहा है, हेरोडोटस कर रहा है, ठीक। हेरोडोटस के साहित्यों में इस बात की जानकारी मिलती है कि इस दारा प्रथम ने सिंध और पंजाब को जीता था, ठीक। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है ना। हेरोडोटस कहता है कि सिंध का क्षेत्र ईरानी साम्राज्य का यानी दारा प्रथम का 20वां प्रांत बना था और यहाँ से 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था। पहले इसको लिख हटाइए, हैं, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया होगा भाई अब तो, ठीक।
हेरोडोटस कहता है, आगे लिखिए, हेरोडोटस कहता है कि, क्या कहता है, सिंध का क्षेत्र ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बना। ठीक, 20वां प्रांत बना और यहाँ से 360 टैलेंट, भाई टैलेंट क्या है, ये यहाँ की मुद्रा है। ठीक, टैलेंट सोना प्रति वर्ष राजस्व के रूप में, राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। ठीक, ये जो प्रांत है ना, यह 20वां प्रांत बना था। इस प्रांत को यहाँ पर एक नाम था, छत्रती नाम था इसका नाम। भाई क्या नाम था उसका नाम देखिए, भूल रही हूँ मैं। चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। मेरे ख्याल से छत्रपी था। ठीक, छत्रपी था। हाँ, इस प्रांत को वहाँ की भाषा में छत्रपी कहा जाता था। ठीक, इसे सुनिए। हेरोडोटस कहता है कि सिंध का क्षेत्र ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था। 20वां प्रांत, ठीक, यानी 20वां राज्य बना था और यहाँ से 360 टैलेंट सोना प्रति वर्ष राजस्व के रूप में ईरान को मिलता था। इन हखामनी वंश को ये जो टैलेंट है, टैलेंट क्या है, ये है मुद्रा। ठीक, ये मुद्रा, बात समझ में आई। इस अभियान में दारा प्रथम या दारा यहू के एक नौसेनाध्यक्ष भी शामिल था। लाइए इसको लिख भी देती हूँ, ठीक है ना। इस अभियान मतलब भाई युद्ध, इधर युद्ध करने आया, ठीक है ना। इस अभियान में दारा प्रथम या डेरियस प्रथम का नौसेनाध्यक्ष, नौ को सेना का मतलब जानते हैं? नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, अच्छा। धन्यवाद कि आप जानते हैं। नौसेनाध्यक्ष, सॉरी भाई, नौसेनाध्यक्ष, ठीक। इस अभियान में दारा प्रथम या डेरियस प्रथम का नौसेनाध्यक्ष भी शामिल था। इसका नाम क्या था नौसेनाध्यक्ष का? इसका नाम था स्काई लैक्स। ठीक, यह प्रश्न पूछा जाता। अच्छा हाँ, कई बार हमने आप लोगों को यह बताया नहीं, भाई भूल गए कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न नहीं पूछे जाते, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ठीक, इसका
इस अभियान में दारा प्रथम का नौसेना अध्यक्ष भी शामिल था। उसका नाम था स्काई लैक्स। ठीक, स्काई लैक्स ने ही सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाया था। स्काई लैक्स ने ही, अरे तो हम तो यही लिखे फिर लिख दिए। स्काई लैक्स ने ही सिंधु नदी का मार्ग का पता लगाया था। ठीक, सिंधु नदी मार्ग का ये स्काई लैक्स ही पता लगाया था कि भाई राजा जी चलते हैं उधर। और कालांतर में यानी बहुत बाद में नियार्कस होता है। नियार्कस इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए इसने जिस मार्ग का पता लगाया, स्काई लैक्स ने जिस मार्ग का पता लगाया, कालांतर में यानी बहुत बाद में जाकर इसी स्काई लैक्स के मार्ग के जो पता लगाया था, इसका अनुसरण करते हुए वह नियार्कस किसके समय था भाई? सिकंदर के समय। ठीक, सिकंदर अरब सागर तक गया था। कहाँ तक गया था? अरब सागर तक गया था। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट पहले खींच लीजिए जिनको खींचना है। हो गया होगा भाई, बात समझ में आई बेटा? देखो, आप ना रोज पढ़ा करो, रोज मतलब रोज याद किया करें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, और याद करने के पहले बार बार बोलिए मैं ये कर सकता हूँ। ठीक, आई कैन डू इट, है ना? हाँ, याद हो जाएगा। और क्या, हमने भी तो याद किया था। अभी भी देखो ना, ये सारे बना ले आती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भटकूँ नहीं, पता चले कि बता कुछ रही हूँ और बताने लगूँ कुछ जो आप लोग कहेंगे कि, जैसे एक जो है कमेंट भी आया था विजय यादव जी ने कि हम जो पढ़ाते हैं वो सामान्य बुक में नहीं मिलता। बेटा वो क्या है, अध्ययन का असर है। किसी ज़माने में हमने भी ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना। जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उससे ज़्यादा तो ठीक नहीं होता उतना। किसी परीक्षा को पास करने के लिए ना उतनी ही ज्ञान की ज़रूरत होती है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जितनी हमें ज़रूरत हो। ठीक, तो स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, है ना? तो चलिए अब आगे। 1 घंटा हो गया? अच्छा, चलिए। अच्छा, इसके बाद मैं इसको अलग से वीडियो बना दूंगी ना इसका, है ना? इसके बाद जो अगला राजा होता है दारा प्रथम के बाद जरक्सीज या क्षयार्स का नाम आता है। ठीक, जो इस दारा प्रथम के बाद जो अगला राजा हुआ उसका नाम था जरक्सीज या क्षयार्स। चलिए, अच्छा नहीं बताएंगे, इस पर एक कहानी याद आई, अब बताऊंगी नहीं, आप लोग ना बहुत घंटे हो जाएंगे। ठीक है।